Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter and today we are going to cover chapter 8 that is staff remuneration. ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए मैंने आपको बताया भी था कि सारे आपस में कनेक्टेड है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सिलेबस अरेंज हुआ है चैप्टर वाइज. तो इससे पहले वाले में आपने जो डिस्कवर किया, अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट पे और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे उसमें हमने मोटिवेशन वगैरह डिस्कस किया, अब यहाँ पे बात करेंगे कि रेम्यूनरेशन क्या होता है. क्योंकि मैंने मोटिवेशन में आपको एक बात बताई थी कि मॉनेटरी इंसेंटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मतलब कि अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो वो सबसे बड़ा जो चीज़ वहाँ काम करे वो करेगा मनी, है ना. उसको सैलरी कितनी पे कर रहे हो ये वो. इसीलिए आप इसके आगे आपको यही समझा गया है कि आप कैसे स्टाफ का रिम्यूनरेशन डिसाइड करोगे, कैसे आप उसका पे स्केल डिसाइड करोगे, क्या पे करना फेयर रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगी. ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, बट इतने से ही नहीं होने वाला है. हम जो है जैसे हमारा जो तरीका है वैसे ही हम इसको कवर अप करेंगे. ठीक है, टॉपिक्स में आपको लग रहा होगा कि चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी लग रहे होंगे, बट उन सबको हम इजी तरीके से कवर करेंगे. बट उससे पहले ये है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ इंट्रो जैसे हम लेते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में वो लेंगे जिससे हमें एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में ऑल ओवर है और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वो हम शुरू कर देंगे. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं. और मैंने रिया की स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि आई नो कि आप लोग का थोड़ा सा बोर हो गया है कि भी रिया रिया एंड ऑल. आज हम एक नई स्टोरी के साथ हैं. और अच्छा, आप सबको कॉफ़ी पसंद होगी, आप लोग भी कैफ़े वगैरह जाते होगे, तो आप देखते होगे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना. जिससे कौन कौन काम करता है मैम? कैशियर होता है जब आप बिल पेमेंट कराने जाते हो, है ना, तो वो आपका पूरा रिकॉर्ड क्या क्या ऑर्डर हुआ है वो बिल बनाना वो सारा काम वो करता है. ठीक है, इसके अलावा आपको टेबल क्लीन करने वाले लोग भी मिलते होंगे वहाँ पे, और जो कॉफ़ी बना रहा है ना, वो भी होगा. तो ये सारे लोग क्या है आपस में काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो कॉफ़ी का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा क्योंकि आप लोग मोस्टली सब कैफ़े जाते हो. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा आपका इस चैप्टर का. स्मॉल कैफ़े था, नाम क्या था? बीन एंड ड्रीम. 3 एम्प्लॉयज़ थे जो यहाँ पे काम करते थे. एक रिया जो कि बेसिकली कैशियर थी, एक अर्जुन जो कि बेसिकली कॉफ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें में एक्सपर्ट था, वो देखता था, और एक टीना थी जो कि क्लीनर थी. तो ये सारे लोग मतलब पूरी शिद्दत के साथ हमेशा अपना बेस्ट देते हुए काम कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि मंथ एंड होगा तो हमें हमारा पे आउट मिलेगा, मतलब हमें हमारी सैलरी वगैरह मिलेगी. तो वही हुआ, दिन आता है. ठीक है, सब रेडी हो जाते हैं. तो टीना और रिया और ये अर्जुन आपस में बात करते हैं. सब कहते हैं कि देखो तुमने भी इतने दिन काम किया. रिया कहती तुमने भी इतने दिन काम किया, मैंने भी इतने दिन काम किया. और टीना बोलती हाँ, और मैं भी तो तुम लोग के बराबर ही आई हूँ, है ना, मैंने भी तो तुम्हारे लोग के बराबर ही तो काम किया है, तो हम सबको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा. तो जैसे सैलरी आती है तो मैनेजर हैंड ओवर करता है सबको अमाउंट. रिया को वो 25,000 दे देता है, अर्जुन को वो 20,000 देता है और टीना को वो 12,000 देना है. अब आपको ही पता है कि टीना बोल भी ये बात रही थी कि मैंने तो तुम लोग के भी बराबर काम किया. सब लोग आपस में यही कह रहे थे कि दिन तो हम लोग उतने ही आए हैं, काम तो हमने भी किया है, मेहनत तो हमने भी उतने दिन की है. बट जब अमाउंट देखते हैं तो टीना सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है. वो कहती है मुझे सिर्फ 12,000 क्यों मिले हैं, मैंने भी तो तुम लोग के बराबर काम किया था, मैं भी तो तुम्हारे जितने दिन तुम आए हो उतने दिन मैं भी आई हूँ, मेरा जो काम है मैंने तो उसमें कोई कमी नहीं रखी, तो मुझे 12,000 क्यों मिल रहे हैं और अर्जुन तुमको 25,000 क्यों मिला. रिया का भी डाउट था कि यार मुझे 20,000 क्यों मिले, मतलब सब तो बराबर आए, सबने काम भी अपनी ईमानदारी से किया, बट ये स्केल अलग अलग क्यों है. तो फिर मैनेजर इनको समझाते हैं कि देखिए रेम्यूनरेशन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है कि आपको हम बस सैलरी दे दें, कुछ भी अमाउंट दे दें, बस वो नहीं. हम देखना चाहेंगे कि आपका एफर्ट्स कितना, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड, हम उसके हिसाब से पे करते हैं. मतलब इसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि रेम्यूनरेशन मतलब से बेटा ये नहीं कि सैलरी है मनी दे देना. मनी देने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. हर कंपनी ऐसे ही किसी को उठा के कुछ भी नहीं पे कर देती है.
वो देखती है कि वो आपसे काम कितना ले रही है, वो किस टाइप का काम ले रही है, आप कितना ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन एक कंपनी को डिसाइड करने के लिए काफ़ी लॉजिक्स वगैरह लगाने होते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो वही इन्होंने इनको समझाया कि रेम्यूनरेशन मतलब सिर्फ पैसा नहीं, मतलब कि फेयर रिवॉर्ड देना, जो भी तुमने एफर्ट्स किए उसका फेयर रिवॉर्ड। जैसे तुम्हारा क्लीनिंग का काम था, ठीक है, अर्जुन का कैशियर का काम था, तो उसका काम टेक्निकल है, उसका काम स्किल बेस्ड है, उसकी मेहनत उस तरीके की थी, उसका एफर्ट्स वैसा था, इसलिए हम लोग उसको उस हिसाब से पे किया है। तुम्हारा काम था टेबल क्लीन करना, ठीक है, हमने तुमको तुम्हारे काम के हिसाब से पे किया है। तो इन लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, मनी रेम्यूनरेशन मतलब ये नहीं कि पैसा मिलना और पैसा सबको बराबर मिलना, इट्स ऑल अबाउट कि किसने कितना एफर्ट्स किया, किसका कितना कंट्रीब्यूशन था, किसका किस लेवल का काम था, उसको उस हिसाब से जब हम पे करते हैं तो बेसिकली हमारा वो फेयर रेम्यूनरेशन आता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन को फेयर पे करना चाहिए जिससे आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें और शिद्दत से काम करें। वरना सोचो ना, अगर सबको एक जैसा पे मिलता है यहाँ पे, तो अर्जुन को लगता है कि मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूँ टिकट विकेट काटने में, बिल विल पे करने में, मुझे भी क्लीनिंग का ही काम दे दो, फिर उसमें दिमाग कौन सा लगता है, सब लड़ सकते थे आपस में। इसलिए ज़रूरी है कि फेयर पे हो जिससे कोई भी किसी से क्लैश ना करे। और ये चैप्टर आपको यही सिखाएगा कि बेसिक रेम्यूनरेशन क्या होता है और आप कैसे डिसाइड करोगे किसको किस हिसाब से पे करना है। वो क्या कोई क्राइटेरिया होगा मैम जो हम यूज़ करेंगे पेमेंट डिसाइड करने के लिए, सैलरी का बेसिस बनाने के लिए, या कोई अदर बेनिफिट्स देना है तो उसका भी क्या क्राइटेरिया होगा, है ना, वो आपको ये चैप्टर सिखाने वाला है। और भी चीज़ें सिखाएगा, लाइक कौन कौन से और चीज़ें, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि सैलरी के अपार्ट बेनिफिट्स देने, तो कौन से बेनिफिट्स क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी आपके अंदर आ गई होगी अलग अलग चीज़ों को लेके। देखो रेम्यूनरेशन आपको क्लियर हो गया। बेसिकली ये क्या होती है, पेमेंट जो आप एम्प्लॉयज़ को करते हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, उन्होंने जो काम किया है, जो सर्विस दी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए दे रहे हो, ठीक है। तो क्या मैम सिर्फ इसमें वेजेस या सैलरी आएगा, नहीं, रेम्यूनरेशन मतलब सिर्फ वेजेस एंड सैलरी नहीं, इसके अपार्ट आप और जो चीज़ें उसको देते हो एम्प्लॉयज़ को, लाइक आप उसको मतलब कुछ आप देखते हो कि जैसे सेल्स जॉब होती है तो वहाँ पे इंसेंटिव्स, कमीशन ये भी देते हैं कि जिसने इसके ऊपर काम किया उसको कमीशन सेट मिलेगा, है ना, या फिर हम उसको DNS अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारी चीज़ें भी देते हैं, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स, पर्क्स, फ्री कूपन्स शॉपिंग के लिए, तो ये सब कलेक्टिवली मिलके क्या बनाएगा, आपका रेम्यूनरेशन बनाएगा, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन बेसिकली क्या है, पेमेंट जो हमने एम्प्लॉयज़ को की है इन रिटर्न फॉर देयर वर्क, मतलब जो उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन किया है, जो काम किया है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके रिटर्न में हम उनको पे करते हैं, ठीक है। इसमें आपकी वेजेस आएंगी, सैलरी आएगी, मतलब जो वेजेस है बेसिकली जो मेंटल लेवल के काम नहीं होते उनके लिए जो टर्म जो पेमेंट करते हैं उसके लिए टर्म वेजेस यूज़ होता है, और वो काम जो मेंटल लेवल के होते हैं मतलब फिजिकल नहीं मेंटल लेवल के काम, उनको हम सैलरी देते हैं। जैसे ऑफिसेज वगैरह में लोग वेजेस नहीं बोलते कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे करें, नो, यू से वी आर पेइंग सैलरी। बट जो लेबर्स वगैरह होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं, दिहाड़ी, है ना। तो वही है कि इसमें क्या आता है, आपका वेजेस आता है, सैलरी आता है, भले तुमने वो कैश में दिया हो या काइंड में दिया हो। मतलब जैसे तुम अलाउंस दे रहे हो तो ट्रैवलिंग का तुम अलाउंस दे रहे हो, मतलब पैसा दे रहे हो उसके लिए भी, ठीक है। और तुम कोई और बेनिफिट दे रहे हो, जैसे मूवी टिकट्स, मूवी कूपन्स देती है बहुत सारी कंपनी आपको, तो वो भी डायरेक्ट कैश के फॉर्म में नहीं दे रही, बट इनडायरेक्ट वो भी एक तरीके का कैश ही है, सो वो भी इट्स अ काइंड ऑफ अ कैश और काइंड, ठीक है। या तो डायरेक्ट कैश में देगी या तो काइंड में देगी। तो ये सब कलेक्टिवली मिलके क्या बनाएंगे, आपका रेम्यूनरेशन बनाएंगे, मतलब ये टोटल पेमेंट आप अपने एम्प्लॉय को कर रहे हो उसकी सर्विस, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए जो उसको ऑर्गेनाइजेशन में वो दे रही है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें क्लियर रखना कि सिर्फ सैलरी और वेजेस नहीं आएगा, है ना, और ये पेमेंट किसके भी हाफ पे दी जाती है, उसके कंट्रीब्यूशन के भी हाफ पे दी जाती है, ठीक। और क्या क्या आएगा कलेक्टिवली वो आप लिख के आएंगे एज एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, अच्छा आप ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको मैं पे घंटे के हिसाब से करूँगी,
मतलब मैंने आपको कोई काम दिया आप लोगों को और मैंने बोला कि आप बताओ आप कैसे पेमेंट लेना चाहोगे, क्या मैं आपको घंटे के हिसाब से पे करूं, मतलब आप जितना समय दोगे हम मैं उस हिसाब से आपको पेमेंट करूं, या बताओ कि मैं आपको आउटपुट के हिसाब से पेमेंट करूं, मतलब आप जितना प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से मैं आपको पेमेंट दूंगी। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? आपको क्या लगता है कि मेरे लिए समय का होगा वैल्यू या मेरे लिए आउटपुट का होगा? मतलब मैंने जो कर दिया बना दिया इतने यूनिट तो मुझे उसके हिसाब से पे मिलना चाहिए, भले मैं कितना समय लगाऊं या कम समय लगाऊं, मेरा समय मत गिनो, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा, एक कंपनी भी मेथड यूज कर सकती है। कभी कभी उसके लिए कुछ ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे उसको लगता है कि समय के हिसाब से पेमेंट नहीं करनी चाहिए, पीस के हिसाब से करनी चाहिए, और कहीं कहीं वो समय के हिसाब से करती है। तो अब हम उसको डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या दो तरीके हो सकते हैं जिसके हिसाब से कंपनी पे करती है, और वो कैसे डिसाइड करेगी कि मुझे टाइम के हिसाब से पेमेंट करना है या फिर पीस के हिसाब से पेमेंट करना है, वो आप कैसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद रखना कि 2 सिस्टम होते हैं वेज पेमेंट के। वेज जो आप पे कर रहे हैं उसके 2 मेथड होंगे, या तो आप समय के हिसाब से कर लो, ठीक है, टाइम रेट सिस्टम यूज कर लो। जैसे आप हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आप 8 घंटा काम करते हो, जैसे एक दिन का आपका है 8 घंटा आपको काम करना है, आप जाते हो 8 घंटे काम करते हो, 30 दिन में मान लो मैंने आपका सैलरी डिसाइड करेंगे, 30 दिन आओगे तो मैं आपको 10,000 दूंगी। आप मान लो कितने दिन गए, 25 दिन गए, तो मैं आपको एक दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके फिर वो पेमेंट आपको कर दूंगी। तो ये क्या है, ये हो गया टाइम बेस, मतलब आपने जितना समय दिया इस ऑर्गेनाइजेशन में, जितने दिन आप आए उतने हिसाब से आपका पेमेंट बन गया। एक दिन का 1,000 दे रही हूँ तो 30 दिन आओगे तो मैं तुम्हें 30,000 दूंगी। मान लो तुम 25 दिन आए तो मैं तुम्हें सिर्फ 25,000 दूंगी। तो ये क्राइटेरिया क्या हुआ, ये हो गया आपका टाइम रेट सिस्टम, कि मैं समय के हिसाब से आपको पेमेंट कर रही हूँ। दूसरा होता है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम और टाइम रेट सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, ओवरव्यू दे रही हूँ। पीस रेट सिस्टम बेसिकली बेटा वो होता है जहाँ पे आपने जितना आउटपुट बनाया उस हिसाब से आपको पेमेंट करूंगी। जैसे मैंने बोला कि एक बॉक्स का 50 रुपये मिलेगा, तो आप बनाओ जितने बॉक्स बना पाते हो, और जितने बनाओगे मैं उसको मल्टीप्लाई करके आपको पे कर दूंगी। समय तुम ज़्यादा लगा रहे हो कम लगा रहे हो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे आउटपुट से। तो वो क्या होगा, वो होगा पीस रेट सिस्टम। तो ये डिटेल में आपके सिलेबस में है कि आप इसके बारे में जानो, ये क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम टाइम रेट सिस्टम के साथ, और ये आपको क्लियर भी हो गया कि हाँ मैम जितना हम समय देंगे उस हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगी, मतलब जितने दिन हम गए या जहाँ का जो भी क्राइटेरिया घंटे का है, ठीक है, उस हिसाब से हमें पेमेंट मिलने वाली है। तो टाइम रेट सिस्टम मीन्स अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम। भाई टाइम रेट है तो वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द टाइम, इसमें तो कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि टाइम रेट है इसका मतलब वेजेस किस हिसाब से पे किए जाएंगे, समय के हिसाब से किए जाएंगे। कौन से समय, जो वर्कर ने स्पेंड किया है अपनी जॉब पे, बातें करने में उसका हिसाब नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपने अपने काम में कितना समय स्पेंड किया उस हिसाब से पेमेंट होगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, मतलब पीस के हिसाब से पेमेंट नहीं होगा, समय कितना आपने दिया अपनी जॉब को उसके हिसाब से हम आपको पेमेंट करेंगे। आप 30 दिन में 30 दिन आए तो आपने अपनी जॉब पे 30 दिन का समय बिताया तो हम आपको उस हिसाब से पे करेंगे। 25 दिन आए तो आपने अपनी जॉब पे 25 दिन का समय स्पेंड किया तो हम आपको उस दिन के उसके हिसाब से पे करेंगे। मतलब आउटपुट का क्राइटेरिया नहीं होता है यहाँ पे टाइम का होता है। सो इफ वर्कर वर्क्स फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, डेज, वीक्स, दे आर पेड अ प्री डिटरमाइंड रेट फॉर दैट टाइम। मतलब रेट फिक्स हो जाता है, पहले से ही आपको बता दिया जाएगा कि आपकी मंथली सैलरी इतनी है या आपका मंथली वेजेस इतना है, तो आपको पता रहेगा एक दिन का इतना बन रहा है मेरा, अब मैं जितने दिन जाऊंगा उतने दिन का मुझे पेमेंट मिलेगा और जितने दिन नहीं जाऊंगा उतने दिन का नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, इसमें आपको बैठ के सोचना नहीं है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा कितना बने, अरे तुमको पता है तुम्हें कितना बनेगा, तुमको फर्स्ट डे से ही क्लियर कर दिया गया है। ठीक, ओके, तो फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम स्पेंड इनटू रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट ऑफ टाइम, तुमने कितना समय बिताया इनटू पर यूनिट ऑफ टाइम का कितना वेजेस फिक्स किया गया है। जैसे आप मान लो 25 डेज गए, ठीक, आपने इतना समय दिया एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक महीने में 25 दिन गए हो आप बस, और रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट ऑफ टाइम कितना फिक्स किया गया कि एक दिन का हम आपको
100 रुपये देंगे। तो आप 25 दिन गए हो तो आपका उस हिसाब से 2500 का पेमेंट रिलीज किया जाएगा वहाँ से। तो ये टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, जितना समय आपने दिया उस हिसाब से पेमेंट होगा। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम स्पेंड इनटू रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम देखो बेटा, मंथ वाइज भी कर सकते हैं कंपनी, वीक वाइज भी कर सकती है कि हफ्ते में हम आपको इतना पे करेंगे तो तुम्हें एक दिन का गणित लगा लेना, या घंटे के हिसाब से भी कर सकती है कि एक घंटे का हम आपको इतना पे करेंगे तो तुम अपनी गणित लगा लेना कि तुमने कितने घंटे काम किए हैं और एक घंटे का इतना बन रहा था तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक। इफ अ वर्कर इज पेड 30 पर डे, एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो आपने 25 दिन काम किया और एक दिन का आपको 30 रुपये मिलता है, तो टोटल वेजेस कितनी मिलेगी आपको, 750। सिंपल है, एक दिन का 30 रुपये मिलता है, अगर आप 30 दिन ना जाके 25 दिन ही गए हो एक महीने में तो 25 इंटू 30 करके उतना ही तो मिलेगा ना। तो सिंपल है आपका टाइम रेट सिस्टम। अब इसकी एडवांटेज क्या है मैम, इसका फायदा क्या है ये बताइए, कंपनी को क्या फायदा हो रहा है। देखो कंपनी को और तुम्हारा दोनों का फायदा बताएंगे, सिर्फ कंपनी को ही नहीं तुम्हारा भी बताएंगे। देखो तुम्हारे लिए बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना, तुमको हमने बता दिया ना एक दिन का इतना बन रहा है तो तुम अपना जोड़ लेना, जितने दिन तुम नहीं आए हो जितने दिन तुम आए हो उस हिसाब से अपना जोड़ लगा लेना कि तुमको कितना मिलेगा पैसा, कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें इस बारे में। तो सिंपल है, मतलब कंफ्यूज नहीं होगे तुम कि मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं, वेरी इजी, ठीक। दूसरा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वर्कर को सिक्योर फील होता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है उनको फिक्स्ड और रेगुलर वेजेस मिलेगी, फर्क नहीं पड़ता आउटपुट क्या हो। देखो बेटा कभी कभी क्या होता है, मान लो तुम कंपनी गए, मशीन खराब हो गई है ना, और हमने तुम्हारा समय के हिसाब से तय किया था, तुम तो आए ना, मशीन खराब है, तुम नहीं काम कर पा रहे, उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा फिक्स्ड वेज है ना, तय है, जितने दिन जाओगे जितने दिन काम करोगे उतने दिन का पैसा तुम्हें मिलेगा। मशीन जब भी ठीक हो उस दिन तो तुम गए हो तो तुमको पेमेंट मिलेगी। लेकिन मान लो अगर मैंने तुम्हारा ये पीस के हिसाब से कर रखा होता तो मशीन तो चल नहीं रही, उस दिन तो तुम कुछ बना ही नहीं पाए, तो उस दिन का तो तुमको हम 1 रुपया ना देते ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा वर्कर्स को सिक्योरिटी देता है कि भाई कंपनी में अगर कुछ भी मान लो ऊंच नीच हो गई तो उसमें हमारा नुकसान है, हम तो अपना बेस्ट देने गए थे ना, हम तो प्रेजेंट थे ना, अभी हमको तो मिलेगा क्योंकि हमारा टाइम के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड वेस्टेज। वर्कर जब देखो जब तुम्हें पता रहता है कि तुम्हें समय के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है, ना कि क्वांटिटी के हिसाब से, तो तुम रश नहीं करते हो। जैसे मैंने बताया कि तुम्हें हम पीस के हिसाब से देंगे तो तुम हड़बड़ाओगे कि मैं ज़्यादा ज़्यादा बना दूं जिससे मुझे ज़्यादा ज़्यादा पैसा मिल जाए, आज मैंने कम बनाया तो यार मेरा पैसा कम बनेगा, एक थोड़ा सा आता है दिमाग में, सबके आता है। तो जब टाइम बेस्ड होगा तो तुम्हें पता है तुम जिस दिन गए हो जितने दिन जा रहे हो हर दिन का पैसा मिलेगा तुम्हें, तुम वहाँ जाओ आराम से अपना अच्छे से काम करो, अपनी क्वालिटी पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी का हिसाब नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्वालिटी का हिसाब बैठ के लगा रहे हैं। इसलिए वर्कर को कोई रश नहीं होता, आराम से मटेरियल को प्रॉपर यूज़ करके क्रिएटिविटी के साथ काम कर पाते हैं, फोकस के साथ काम कर सकते हैं, कोई वेस्टेज या एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज हायर क्वालिटी ऑफ वर्क। वर्क की क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे आउटपुट बेस्ड नहीं है कि आप जल्दी जल्दी के चक्कर में उल्टा सीधा बना के रख दे रहे हो जस्ट टू सेटिस्फाई द क्वांटिटी, नहीं, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। तो आप फोकस करेंगे कि आप अपने स्किल और एक्यूरेसी के साथ काम करें रादर देन स्पीड। जैसे टीचर्स हैं तो टीचर जितने दिन आते हैं ना उनको पेमेंट उसके हिसाब से मिलता है, इस हिसाब से नहीं मिलता कि वो कितने बच्चे पास करा रहे हैं। सोचो अगर उनको इस हिसाब से पेमेंट मिलने लग जाए कि हम आपको महीने के हिसाब से पे नहीं करेंगे, हम आपको इस हिसाब से पे करेंगे कि आपके पढ़ाने से कितना बच्चा पास होता है, तो तुमको क्या लगता है टीचर फिर क्या करेगा? टीचर फिर यही देखेगा कि जो बच्चे मतलब हो सकते हैं पास, पढ़ने लायक है, उन पे तो वो जान लगा देगा क्योंकि उसको लगेगा भाई ये हो जाएंगे पास, मेरा पैसा मिल जाएगा मुझे। जो बच्चे एकदम मान लो नहीं पढ़ते ही नहीं, उनको मन ही नहीं लगता, वो उस पर समय ही नहीं लगाएगा बिल्कुल, या वीक है तो उसमें समय नहीं बर्बाद करेगा क्योंकि उसको पता है वो उससे जल्दी से रिजल्ट नहीं ला पाएगा और पैसा वहाँ नहीं बनना है। अप्रोच क्या हो जाएगी? बायस्ड हो जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। भाई अपनी क्वालिटी पे फोकस करो, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है, बेस्ट दो अपना, जिससे वीक बच्चे भी समझ पाएँ,
अच्छे बच्चे भी समझ पाए, तुम सबको आगे लेके जाओ, अपनी स्किल पे मास्टरी करो, इसलिए हम टाइम बेस्ड सिस्टम प्रेफर करते हैं। ये फ़ायदा है इसका कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी होती है। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड बाय ट्रेड यूनियंस। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिस्टम जो है वो सही है, सारे वर्कर्स को फेयर वेजेस मिलेगी, भाई जो जितने दिन आया उसको उस हिसाब से पेमेंट मिल रहा है, तो वर्कर्स में यूनिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा मिल रहा है, जो कम कर रहा है उसको कम मिल रहा है, फिर वर्कर्स में आपस में अनबन आएगी, जेलसी होगी। तो भाई ट्रेड यूनियन क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरे जितने भी साथी हैं सब एक साथ चले, लड़े भिड़े नहीं आपस में, आपस में किस बात की जलन, हम एक साथ है ना। तो यहाँ पे तो सपोर्ट हो जाएगा वो चीज़, क्योंकि सबको एक बराबर मिल रहा है, तुम कम करो ज़्यादा करो सबको बराबर। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो फूट डलेगी, तो ट्रेड यूनियन तो इसी को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज इनकरेजमेंट टू बिगिनर्स। जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जैसे तुम हो, तुम किसी कंपनी में नए गए हो, अब हम तुमको ये कह दें कि हम आउटपुट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, भाई तुम तो नए हो ना, तुम्हें तो सीखने में समय लगेगा, तुम पहले दिन कितना ही आउटपुट बना पाओगे, दूसरा दिन कितना बना पाओगे, धीरे धीरे फिर तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ेगी जब तुम काम सीख जाओगे। तो वहाँ पे तो टाइम बेस्ड तुम्हें बेटर लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हर दिन आ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसका मुझे पैसा मिल रहा है, पर डे मेरा फिक्स है वो मुझे मिल रहा है, मैं आराम से अच्छे से सीख सकता हूँ काम को, मुझे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जल्दी से कुछ भी उल्टा सीधा बना के मैं भी रखने लग जाऊँ जिससे मेरा आउटपुट काउंट हो और मुझे भी पैसा मिले। ठीक है, तो वहाँ पे ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये हो गई इसके एडवांटेज कि इसके फ़ायदे क्या है, तुम्हें नए वर्कर्स के लिए फ़ायदा है, तुमने मैनेजमेंट के लिए भी फ़ायदे देख लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदा देख लिया, तुम्हें इतना समझने में दिक्कत नहीं है, तुम्हें आसानी से समझ में आता है ना। ट्रेड यूनियन भी सपोर्ट करती है, बहुत सारे फ़ायदे। अब आते हैं हम इसका डिसएडवांटेज क्या है। फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं हैं, कुछ नुकसान भी हैं इसके। तुम्हें क्या लगता है क्या नुकसान हो सकता है, अभी हमने बताया भी मैम, सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि कोई ज़्यादा करे कम करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको तो एक ही पे मिलेगा। हाँ, ये सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे बेटा, कि आप ज़्यादा करो कम करो सबको, जैसे तुम हो, तुम ज़्यादा मेहनत करो, तुम्हारा का दोस्त है वो कम मेहनत करे, लेकिन मैं मार्क्स दोनों को बराबर दूंगी, तो तुमको कैसा लगेगा बताओ। तो फिर तुम्हें यही लगेगा जब मार्क्स बराबर ही मिल रहे हैं तो मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूं, मैं भी आराम से कुछ भी करता हूं, फिर जैसे वो कर रहा है मैं भी लेजी रहता हूं, फिर जब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रही उस हिसाब से तो मुझे भी नहीं करना। वही एटीट्यूड वर्कर्स का भी बन जाता है, उनको ये लगने लगता है ना कि यार मैं एकदम शिद्दत से लगा हुआ हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बगल में जो मेरा कलीग है वो बातें कर रहा है, चिट चैट कर रहा है, थोड़ा बहुत काम कर दे रहा है बीच बीच में, एट द एंड पैसा उसको भी उतना मिलता है मुझको भी उतना मिलता है, तो मैं क्यों ज़्यादा करूं, वर्कर्स में ये आता है। तो इसलिए मेथड थोड़ा सा यहाँ पे लैक करेगा। प्रीमियम ऑन इनएफिशिएंसी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता वेजेस में बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। आप एफिशिएंट हो इनएफिशिएंट हो दोनों को पे सेम मिल रहा है, बिकॉज अब दोनों आ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो जॉब पे। ठीक, एज अ रिजल्ट जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है ना वो डिस्करेज फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि लेजी वर्कर को भी उतना ही मिल रहा है। ये बेटा तब ज़्यादा मतलब तुमको लगेगा कि अप्रोप्रिएट होगा जहाँ पे सुपरविजन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, कि आप देख लो कि सब बराबर शिद्दत के साथ लगे हो। बट जहाँ सुपरविजन लैक कर रहा है, कोई नहीं उतना देख रहा है और कोई बहुत मेहनत से काम कर रहा है, कोई लेजी होकर काम कर रहा हो, एट द एंड दोनों को रिवॉर्ड सेम मिल रहा है, तो वहाँ पे ये बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंसेंटिव्स। दिस सिस्टम डजंट इनकरेज वर्कर टू वर्क हार्डर टू प्रोड्यूस मोर। मतलब वो वर्कर्स जो मेहनत करते हैं उनको ये कोई इनकरेजमेंट नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका अलग से हम रिकॉग्नाइजेशन तो कर नहीं रहे हैं कि हम उनको कोई एडिशनल बोनस वगैरह दे रहे हो, नहीं, हमने तो तय करके रखा है जितना समय देंगे उस हिसाब से देंगे। वो वर्कर जो कम कर रहा है, वो वर्कर जो ज़्यादा कर रहा है, उसमें कोई उतना अंतर भी नहीं है। तो जो वर्कर ज़्यादा कर रहा है ना उसको डीमोटिवेशन होता है कि यार मैं ज़्यादा भी करता हूँ तब भी मुझे उतना ही मिलने वाला है जितना सबको मिलता है। ठीक है, तो एम्बिशियस वर्कर को लगेगा कि मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, ठीक है, मुझे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए नहीं मिलता। तो ये एक फीलिंग आ जाती है उसके अंदर कि मेरा यहाँ पे लैक ऑफ इंसेंटिव्स है। नेक्स्ट इज इंक्रीज सुपरविजन। जैसे मैंने आपको बताया ये सिस्टम को अगर तुम्हें इफेक्टिव बनाना भी है ना तो सुपरविजन तुम्हें ज़्यादा देना होगा, क्योंकि कोई लेजी होके काम कर रहा है, बातें करने में लगा है, बना ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, और एट द एंड उसको भी मिल रहा है बराबर।
तो मैनेजमेंट को, कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा इस बारे में, क्योंकि वो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी तुम उनको उसका पैसा दे रहे हो, ठीक। तो सुपरविजन हमें तगड़ा करना पड़ेगा। सिंस वेजेस आर बेस्ड ऑन टाइम, सुपरवाइजर मस्ट वॉच क्लोजली टू इंश्योर वर्कर डोंट वेस्ट टाइम। सो सुपरवाइजर आपको ये ध्यान देना होगा कि आप पूरा क्लोजली मॉनिटर करिए, ठीक है, देखिए कि वर्कर चिट चैट में ना लगे हों। अगर वो बातें करने में लगे हैं तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा ना, आप तो पे कर देंगे उसको भी समय के हिसाब से। तो सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो, और भाई सुपरवाइज़र लगवाने पड़ेंगे, उनको हायर करना होगा, उनको भी पेमेंट देना होगा आपको, तो कंपनी की कॉस्ट सुपरवाइज़र की बढ़ेगी, तो कंपनी के लिए नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसर्टेन लेबर कॉस्ट। अनसर्टेन लेबर कॉस्ट मतलब ये कि जो टोटल वेज बिल है ना वो फिक्स रहता है। मतलब मुझे पता है मेरे यहाँ 10 वर्कर कर रहे हैं काम, और 10 वर्कर को मंथली मुझे 5,000 पे करना है। मतलब कि मेरा वेज टोटल फिक्स्ड है कि मुझे हर महीने 50,000 का खर्चा अपने लेबर पे करना है, मुझे उनको पे करना है, ठीक, मुझे ये पता है। बट आउटपुट ऑफ वर्कर कीप चेंजिंग, लेकिन वर्कर का आउटपुट बदलता रहता है बेटा। क्यों? आज वो मान लो जोश में अच्छा काम कर दिए, बना दिए, ठीक, कल को वो ढीले पड़ गए, कुछ बातचीत में इतना बिजी थे कि वो उतना काम नहीं किए। मतलब आज को 100 यूनिट बना दिए, कल को 60 बना रहे हैं, परसों 40 बना रहे, तो मेरा आउटपुट वेरी कर पा रहा है इस वजह से। लेकिन मुझे कॉस्ट फिक्स हो गई कि मुझे इतना देना ही देना है इसको, तो आउटपुट तो वेरी कर रहा है लेकिन कॉस्ट फिक्स है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट अनसर्टेन हो रही है। कभी मेरी कॉस्ट कम आ रही है पर यूनिट, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बना दे रहे हैं तो कम हो जा रही है। कभी वो कम बना रहे हैं तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है। तो यहाँ कंपनी को नुकसान होने लगता है। उसको नुकसान होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी गिर रही है, ठीक है। वेजेस फिक्स है, तुम्हारा खर्चा फिक्स है, लेकिन अगर तुम खर्चा रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर रही है। तो इसके लिए तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन बहुत ज़रूरी होगा, तभी इस मेथड को कंपनी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगी। इसलिए कैमरे वगैरह भी लगा दिए जाते हैं ताकि हम देखते रहें, मॉनिटर करते रहें टाइम टू टाइम कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमें पता है हमें वेजेस तो टाइम के हिसाब से पे करनी है। तो हम यही चाहेंगे कि वो भाई आउटपुट बनाए, ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें, जिससे हम कॉस्ट को कवर अप कर पाए। ऐसा ना हो कि हम फ्री फंड में कुछ वर्कर्स को पैसा दे रहे हैं और हमें आउटपुट उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अनसर्टेन लेबर आउटपुट रहता है, तो ये है इसकी दिक्कत, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें ये बताइए कि ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा, मतलब हमको कहाँ पे ये मेथड लगाना चाहिए, कौन से काम में ये मेथड सुटेबल होगा, मैम ये बता दीजिए। देखो, टाइम रेट सिस्टम आपका किस किस सिचुएशन में ज़्यादा सुटेबल है। पहला है व्हेन क्वालिटी मैटर मोर देन क्वांटिटी। देखो बेटा, मैंने तुमको बोला ना कि समय वाला काम है ये, मतलब तुम्हें हर दिन जॉब पे जाके इतना समय देना होगा, डेडिकेशन के साथ क्वालिटी पे फोकस करना होगा इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। मतलब मैंने तुम्हारा पे क्वांटिटी के हिसाब से नहीं सेट किया कि तुम इतना प्रोड्यूस करोगे तो मैं पैसा दूंगी, नहीं, तुम्हारा काम क्वालिटी के हिसाब से है, मतलब टाइम के हिसाब से। और जब तुम्हें टाइम के हिसाब से मिला तो तुम अपना बेस्ट दो, तुम्हें हड़बड़ाने की क्यों ज़रूरत है, तुम्हें क्यों भागना है तेज तेज, नहीं ना, तुम्हारा आउटपुट के हिसाब से थोड़ी ना पे है, तुम्हारा टाइम के हिसाब से पे है। तो वहाँ पे उन कामों में ये ज़्यादा सुटेबल है जहाँ पे काम सटीकता से और केयरफुल तरीके से होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि फास्ट वो, लाइक टीचिंग, मैनेजमेंट। यहाँ पे आप अच्छे से काम करिए, एक्यूरेसी के साथ काम करिए, केयरफुली काम करिए, ये इंपॉर्टेंट है रादर देन आउटपुट, ठीक। तो यहाँ पे मैथड सुटेबल है। दूसरा, व्हेन इंडिविजुअल आउटपुट कैन नॉट बी मेजर। जब हम आउटपुट मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे लगा देंगे। सम जॉब लाइक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कांट मेजर द एग्जैक्ट आउटपुट ऑफ ईच वर्कर। देखो, आउटपुट मेजर कर पाओगे तो तुम पीस वाला लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है पर पीस के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटपुट इतना है तो इस हिसाब से पे बन जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हारा ये तरीका मैच ही नहीं कर सकता कि तुम आउटपुट उनका मेजर कर पाओ इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। जैसे मैनेजर है, मैनेजर का काम है कि एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, हायरिंग पे फोकस करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, डे टू डे लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब काम है उसका। अब मैं कहूँगी इस मेजर करो कि उसका कितना आउटपुट बना, कितना यूनिट उसने प्रोड्यूस कर दिया, तो तुम क्या कर पाओगे, यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे फिर टाइम बेस्ड सिस्टम ही वर्क करेगा rather देन परफॉर्मेंस।
नेक्स्ट इज व्हेन वर्क इज मशीन पेस्ड, जब काम जो है ना वो मशीन की पेस पे डिपेंड करता है, वर्कर का कोई कंट्रोल नहीं है मशीन की स्पीड पे, तो पेमेंट टाइम के हिसाब से ही देनी पड़ेगी। मतलब वर्कर क्या करेगा, कैसे ज़्यादा बना दे, मशीन के हिसाब से ही उसको करना पड़ेगा। जब मशीन जैसे जैसे प्रोडक्ट को असेंबल करेगी, 1 बाय 1 पास करेगी, वैसे ही तो जितना समय लगना है उस प्रोसेस उतना समय लगेगा ही लगेगा। तो उसमें मैं बोलूँ मैं आउटपुट के बेस पे करूँगी, तो क्या वर्कर क्या कर दे, मशीन को कहाँ से चला देती तेज की काम हो जाए, नहीं कर सकता ना, तो मशीन तो अपने पेस से चलेगी ना, तो वर्कर का आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना हो सकता है उस टाइम के दौरान। तो वहाँ पे तो फिर वर्कर यही कहेंगे मैम आउटपुट के हिसाब से क्यों दे रही है आप, हम क्या करें, इसमें मेरी क्या गलती, मशीन अपने धीरे धीरे चल रही है, तो अब जैसे वैसे नहीं चलेगी वैसे वैसे आउटपुट बन पाएगा, वैसे वैसे क्वांटिटी बनेगी उस हिसाब से ही बन पाएगी। आपको पता है इस मशीन से एक दिन में इतनी बननी है तो इतनी ही बनेगी। अब आप ये कैसे कह सकती है कि मैं जो ज़्यादा बनाएगा, कौन ज़्यादा कैसे बना लेगा, नहीं बना पाएगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे हम समय के हिसाब से करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन कलेक्टिव एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, जब आपको टीम में काम करना है बेटा, जब आप ग्रुप में काम करोगे एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो हम वहाँ पे किसी को ज़्यादा कम नहीं दे सकते। आप ग्रुप में काम कर रहे हो, जैसे रोड बनानी है, आप लोग ग्रुप में काम कर रहे हो, कोई गिट्टी ला रहा है, कोई डामर डाल रहा है, कोई रोलर चला रहा है, अब मैं कह दूँ कि रोलर चलाने वाले को इतना दूंगी, गिट्टी डालने वाले को इतना दूंगी, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, वो मेजरेबल नहीं है वहाँ पे। तो उस हिसाब से भी जब ग्रुप वर्क है तो हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को नहीं मेजर कर सकते कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सबका काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम टाइम रेट सिस्टम यूज़ करेंगे कि हर दिन के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे कि सारे वर्कर्स हर दिन के हिसाब से आपका पे इतना फिक्स है, आप लोग को इतना मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट इज व्हेन मशीनरी एंड इक्विपमेंट आर डेलिकेट और एक्सपेंसिव, जब मशीन और इक्विपमेंट डेलिकेट है, सोचो मैंने अगर पीस सिस्टम लगा दिया तो जल्दी बनाने के चक्कर में तो मशीन तोड़ डालेंगे, तो भाई जब मशीन डेलिकेट है, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव भी है, महंगी है, तो डैमेज क्यों करवाना उनको आउटपुट पे डाल के, रश पे क्यों डालेंगे, उनको नहीं डालना चाहिए। तो हम टाइम के हिसाब से करेंगे कि भाई आराम से समय लेके मशीन को प्रॉपर यूज़ करके बनाओ, ठीक है, तुम्हें रश करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आएगा आपका मेथड वो है पीस रेट सिस्टम। मैंने आपको टाइम रेट सिस्टम बता दिया कि समय के हिसाब से पेमेंट करेंगे, ठीक है, जितना समय वो दे रहा है अपनी जॉब पे उस हिसाब से पेमेंट हो रहा। अभी यहाँ पे क्या आ गया, पीस रेट सिस्टम, मतलब समय को हटा दो, हम पीस के हिसाब से क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे, मतलब वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से। अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन और आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन द टाइम। आपने समय कितना स्पेंड किया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, आपने क्वांटिटी कितनी बनाई हम उस हिसाब से आपको पे करेंगे। आपने 50 यूनिट बनाई, एक यूनिट का 10 रुपये है, तो 50 बनाई तो हम 500 रुपये आपको देंगे। आपने 40 यूनिट बनाई तो हम आपको 400 रुपये देंगे। समय तुमने कितना लगा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कहो 500 बनाने में मैंने 5 घंटे लगाए हैं और 400 बनाने में मैम मैंने 7 घंटे लगा दिए हैं, मुझे 7 घंटे के हिसाब से 400 क्यों मिल रहा है, मुझे तो ज़्यादा मिलना चाहिए, वहाँ से तो मैं ज़्यादा समय लगा के आया हूँ। क्यों, हमने आपसे कहा था क्या कि टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, आपको नहीं कहा था ना कि घंटे के हिसाब से पे करेंगे, नहीं कहा था, क्योंकि हमने आपका पीस रेट सिस्टम रखा था। जितना आप बनाएंगे, चाहे तुम समय ज़्यादा लगाओ कम लगाओ तुम्हारे ऊपर है, जितना बना के दोगे क्वांटिटी उस हिसाब से हम आपको पे करेंगे, ठीक है। तो दिस मीन्स द मोर अ वर्कर प्रोड्यूस द मोर दे अर्न, इट इज कॉल्ड इंसेंटिव सिस्टम। इसको इंसेंटिव सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि वर्कर का रिवॉर्ड डायरेक्टली उसके एफर्ट्स से जुड़ा हुआ है, जितना तुम करोगे जितना तुम बनाओगे उतना हम तुमको पे करके देंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला भी रखना, तो वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस इनटू रेट पर पीस, वहां पे क्या था रेट पर टाइम स्पेंट ऑन द जॉब, यहाँ पे क्या है रेट पर पीस, मतलब पर पीस का रेट कितना है। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक पीस का 10 रुपये देंगे और तुमने नंबर ऑफ पीस 100 बना दिए, तो तुम्हारी वेजेस टोटल कितनी होगी 1000, क्योंकि एक पीस का 10 रुपये दे रही और तुमने 100 पीस बना दिए, तो 1000 तुम्हें हम पे करेंगे। इफ द रेट पर पीस इज 20 एंड द वर्कर प्रोड्यूस 50 पीस इन अ मंथ, तो टोटल वेज क्या हो जाएगी 50 इंटू 20, तुमने 50 पीस बनाए और एक पीस का 20 रुपये दे रहे थे, तो 50 पीस का कितना देंगे 1000। सो वर्कर किस बेसिस पे अर्न कर रहा है, कितना उसने प्रोड्यूस किया इंस्टेंट, कितना उसने काम किया, महीने के हिसाब से नहीं दे रहे हैं आपको, हम पीस के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पीस वेट सिस्टम।
अब पीस रेट सिस्टम की क्या एडवांटेज है, तुम्हें क्या लगता है क्या फायदे होंगे? मैम जो जितना काम करेगा आप उसको उतना पे करोगे, वहाँ यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। इनएफिशिएंट एफिशिएंट वर्कर को दोनों को सामान मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा, तो ये फायदा है। हाँ, इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क, ये सिस्टम उन वर्कर को इंकरेज करता है जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुमको एक तरीके से मोटिवेट करेगा ये मेथड, है ना। और एक तुमको इंकरेजमेंट भी देगा कि तुम ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस करो जिससे तुम ज़्यादा ज़्यादा कमा ले जाओ। हार्डर यू वर्क द मोर यू अर्न, ठीक, तो मोटिवेशन रहता तुम्हें इस बात का। इकोनॉमी में क्या है कि सिंस वर्कर आर सेल्फ मोटिवेटेड, तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, यहाँ पे तुम्हें कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं खड़ा है कि सुपरवाइजर तुम्हें देख रहा है तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चिट चैट पे लगो, यहाँ कुछ नहीं है। तुमको पता है यार तुम जितना बनाओगे तुमको उतना मिलेगा, तो तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो कि यार मुझे ज़्यादा बनाना है जिससे मुझे ज़्यादा पैसा मिले। तो यहाँ पे सुपरवाइजर का उतना काम नहीं रहेगा, क्योंकि वर्कर, हर वर्कर इसी शिद्दत में लगा हुआ है कि वो जितना ज़्यादा बनाएगा उसको जितना उतना पैसा मिलेगा, तो वो पूरी मेहनत के साथ काम करेगा, समय नहीं बर्बाद करेगा, क्योंकि उसका पैसा ही उस पर डिपेंड कर रहा है। तो उतना सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं है कि वो सुपरवाइज करे चीज़ों को। हाइयर प्रोडक्शन, सिंस वर्कर अर्निंग डिपेंड ऑन हाउ मच दे प्रोड्यूस, इफ दे वर्क फास्टर एंड हार्डर दिस नेचुरली, मतलब कि तुम जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें पे करेंगे। तो वर्कर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ता है कंपनी का, क्योंकि सारे वर्कर्स पूरी ईमानदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में लगे हैं, क्योंकि पेमेंट उस हिसाब से। लेस सुपरविजन, वही है पॉइंट कि वर्कर को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उनको भी पता है जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, तो आपको नहीं देखने की ज़रूरत है वो बना रहे नहीं बना रहे, थोड़ा बहुत देख सकते हैं बट उतना नहीं, क्योंकि वर्कर को पता है वो खाली बैठेगा तो उसको पैसा थोड़ी ना मिलेगा उस चीज़ का। रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है एज प्रोडक्शन इंक्रीज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट डिक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज, क्योंकि हर लेबर क्या कर रहा है उसको पता है जितना यूनिट बनाएगा उस हिसाब से मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पे लगा है, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और लेबर की जो आउटपुट की पर कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हर लेबर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट, मतलब तुम्हारी लेबर की होगी या जिसकी भी होगी, वो आउटपुट पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होकर कम आएगी। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचता है और वो कॉम्पिटिटिव रहता है। फेयरनेस, एवरी वर्कर अर्न अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, सारे वर्कर अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, भाई जो इनएफिशिएंट है उसको कम मिलेगा, जो एफिशिएंट है उसको ज़्यादा मिलेगा, मतलब जस्टिस है। ऐसा नहीं कि तुम ज़्यादा करो तुम कम करो तुमको दोनों को बराबर देंगे, नहीं, तुम ज़्यादा करोगे तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, तुम कम करोगे तुम्हें कम मिलेगा, मतलब फेयर है पूरा सिस्टम। बेनिफिट टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि एम्प्लॉयर को हाइयर प्रोडक्टिविटी मिलती है, स्टार्टअप वर्कर पूरी ईमानदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पे लगे रहते हैं, ठीक है, वाइल वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो बेनिफिट दोनों का है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, अब इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, देखो क्वालिटी सफ़र हो जाएगी, मतलब वर्कर का काम क्या है, वर्कर का पूरा टारगेट फोकस कहाँ पे है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा मिलेगा, तो अब वर्कर ना बहुत सोच समझ के हिसाब से ध्यान से नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ज़्यादा ध्यान में लग जाएंगे तो फिर समय बर्बाद होगा और हम ज़्यादा बना नहीं पाएंगे, तो रश में रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इनसिक्योरिटी अमंग वर्कर, वेजेस फ्लैक्चुएट होती है आउटपुट के बेस पे, मतलब जैसे मान लो कि अगर कोई वर्कर बीमार हो गया, ठीक है, मशीन टूट गई, तो मतलब ये लोग परेशान हो जाते हैं वर्कर, क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे पैसे कम हो जाएंगे, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है पैसों को लेके कि मनी अनस्टेबल है, कभी ज़्यादा कभी कम, तो ये थोड़ा सा इनके ऊपर हेडेक रहता है। मशीन ख़राब हो गई या बीमार हो गए तो उनको मतलब एक डर रहता है कि यार अब पैसा जो है वो नहीं बना पाएंगे हम, या बीमार है तो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, तो आउटपुट नहीं होगा तो हमारा पैसा गिर जाएगा। नेक्स्ट इज हार्डशिप टू वर्कर, ज़्यादा कमाने के चक्कर में वर्कर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने आप को, जिससे उनके अंदर थकावट आ जाती है, हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, तो ये भी है दिक्कत। वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ऑफकोर्स जल्दी जल्दी बना रहे हैं, रश में है, केयरलेसली तरीके से मशीन को, रॉ मटेरियल को, इन सबको हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ का वेस्टेज तो होगा मटेरियल का, मशीनरी भी चांसेस हैं डैमेज हो। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग पीस रेट, इट इज़ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर मैनेजमेंट टू डिसाइड फेयर रेट फॉर ईच जॉब और प्रोडक्ट, मतलब ऐसा है कि
जैसे मान लो मैंने किसी पीस कहा कि ये इतना बनाओगे तो इसके हिसाब से तुम्हें 50 रुपए देंगे, तो वर्कर कभी कभी ये कहते हैं करे इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी मेहनत है, इसका बस 50 रुपए देंगे। ये तो गलत है, ये तो जस्टिस नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है ये डिसाइड करने में किस जॉब के लिए कितना फेयर प्राइस रहेगा, ठीक है, पर यूनिट कितना फेयर प्राइस रहेगा। कभी कभी इसकी वजह से इनमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं, क्योंकि वर्कर कहते हैं कि ये तो आप बहुत कम दे रहे हैं, इसमें तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसका बस इतना रुपए। तो ये है डिससेटिस्फेक्शन रहता है उनमें। फ्रिक्शन अमंग वर्कर्स, अब वर्कर्स भी एक दूसरे जलते हैं, जो देख रहा है वो ज़्यादा बना रहा है, मैं कम बना रहा हूँ, तो जेलेसी आती है, कंपटीशन आता है कि हम भी बराबर बनाएंगे, जिससे टीम वर्क डिस्टर्ब होगी। अपोजिशन बाय ट्रेड यूनियन, मैंने कहा था ट्रेड यूनियन नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वर्कर्स में यूनिटी रहे, और इस मेथड से वर्कर में यूनिटी वीक होती है, क्योंकि सब वर्कर आपस में कहीं ना कहीं जेलसी रखते हैं, राइवलरी रखते हैं, क्योंकि सबको लगता है हमें ज़्यादा बनाना है, हमें उससे आगे निकलना है, तो टीम वर्क उतना नहीं दिखेगा, कंपटीशन इवन बढ़ जाएगा। तो ट्रेड यूनियन नहीं सपोर्ट करती, वो तो चाहती है भाई हम लोग यूनिटी में रहें, तो ये कहेगी नहीं ये सिस्टम सही नहीं है आपका, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम की भी सूटेबिलिटी जान लेते हैं, ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा। तो बेटा ये मेथड वहीं सूटेबल होगा जहाँ पे तुम्हें क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पे तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को है कि मेरा आउटपुट बढ़े, भले ही उतनी हाई क्वालिटी ना रहे, जैसे ईंटें बना रहे हो, टेक्सटाइल वीविंग का काम है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, ये सब क्वांटिटी पे फोकस करती है ना कि क्वालिटी पे। व्हेन वर्क मेथड आर स्टैंडर्डाइज, जब काम करने का तरीका एक जैसा है, यूनिफॉर्म है और बार बार आपको वही काम करना है, ठीक है। जैसे असेंबली लाइन जॉब है, जैसे तुम डॉल मेकिंग में लगे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें हाथ जोड़ने ये जोड़ने ये तुम्हारा काम है और यही काम करके तुम्हें बनाना है, तो हम देख लेंगे कौन कितना ज़्यादा बना रहा है, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही है, गुजरना तो एक ही से है। जो जितनी एफिशिएंसी के साथ उस काम को कर लेगा वो ज़्यादा यूनिट बना लेगा, हम उसको ज़्यादा पे करेंगे, ठीक। तो मेथड स्टैंडर्डाइज होते हैं, वहाँ पे सफिशिएंट है। नेक्स्ट इज व्हेन स्पेशलाइज आर्टिस्टिक स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी चाहिए होगी तो तुम्हें समय देना होगा, फिर तुम रश में काम नहीं कर पाओगे। तो वो काम जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी पे फोकस है, वहाँ के लिए सही है। व्हेन आउटपुट डिपेंड डायरेक्टली ऑन वर्कर एफर्ट, जहाँ पे आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, वर्कर के एफर्ट्स पे, मतलब प्रोडक्शन का अमाउंट डिपेंड करता है वर्कर कितनी ज़्यादा मेहनत करे। अगर वर्कर ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा आउटपुट बनेगा, कम मेहनत करेगा कम आउटपुट बनेगा, तो उस वहाँ पे हम पीस रेट लगा देते हैं, ताकि वर्कर तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे, कम करोगे तो हम तुम्हें कम देंगे। When job is repetitive and measurable, ये मैथड वहाँ पे अच्छा है जहाँ पे जॉब क्या है, रिपीटेटिव एक जैसा काम है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले में मैंने यही बताया था, जहाँ पे काम एक जैसा है और मेजरेबल है, जहाँ पे तुम्हें पता है कि हमें बस इसको जोड़ना है, और फिर जैसे डॉल है पहले हाथ जोड़ने हैं, फिर आगे जाके उसका शर्ट जोड़ना है, फिर आगे जाके उसको पैर, फिर ड्रेस सिलनी है, ये वो यही काम है, रिपीटेटिव है, बार बार यही करना है तुम्हें, और हम मेज़र कर लेंगे तुमने कितनी डॉल्स बना के तैयार की, उस हिसाब से हम तुम्हें पे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पे मेज़र नहीं कर पा रहे हैं हम, मेजरेबल है, जहाँ पे रिपीटेटिव काम है, स्टैंडर्डाइज है, वहाँ पे ये मेथड आपका सुटेबल रहता है, क्योंकि समय वाले पे हम मेज़र नहीं कर पाते आउटपुट कि किसने कितना बनाया। जैसे मैंने बताया ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि किसने कितना एफर्ट डाला है, हम सबको इक्वल पे करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दे हैव डिवोटेड, बिकॉज वो टीम वर्क है, वो सब ना करते तो प्रोजेक्ट बन के तैयार ना होता, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हम नहीं दे पाएंगे इन टर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपका वो टॉपिक है वेज रिकॉर्ड, ठीक है। आपने समझ लिया किस हिसाब से हम इनका पेमेंट करेंगे, कौन से मैथड है वेज डिटरमाइन करने के, एक टाइम बेस समझा, एक रेट बेस समझा। अब आता है आपका कि वेज रिकॉर्ड, मतलब मैम इन लोग का रिकॉर्ड रखते हैं क्या हम। तुम खुद सोचो कि अब तुम कंपनी हो, तुम इन लोग को सिर्फ सैलरी तो दे नहीं रहे हो, तुम इनको अलाउंस वगैरह भी दे रहे हो, है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, सब भी तुम दे रहे हो उनको, कुछ डिडक्शन वगैरह भी कर रहे होगे, मतलब कि कुछ पीएफ में पैसा काटते होगे, कुछ नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा काटते होगे, इनका लीव ली होगी, छुट्टी ली होगी, उसका भी तुम पैसा काटते होगे। तो क्या तुम इनका रिकॉर्ड रखोगे कि नहीं रखोगे, कि ऐसे ही किसी को कुछ भी उठा के दे दोगे। नहीं मैम, क्यों नहीं रखेंगे, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, तो उसी को बोलते हैं वेज रिकॉर्ड। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, जो शो करता है कंप्लीट डिटेल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज़ की पूरी डिटेल होती है कि वो कितने दिन आया, उसने कितना कमाया, कितना पैसा उसका कटा, और नेट उसकी कितनी पेमेंट बन रही है जो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। एम्प्लॉय को भी दे दी जाती है पेमेंट स्लिप, भाई आप भी देख लो कि आपका इतना इतना बना, यहाँ इतना इतना कटा है, ताकि आपके और मेरे बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे, कल को ये ना कहो कि मुझे आपने कम क्यों दिया, ठीक।
तो पे स्लिप क्या है? पे स्लिप बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉय को दी जाती है, जो क्या शो करती है? कंप्लीट डिटेल ऑफ देयर सैलरी और वेजेस, मतलब उनकी सैलरी और वेजेस की कंप्लीट डिटेल होती है, ठीक है। उन्होंने कितना कमाया, कितना डिडक्ट हुआ, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, वो होती है पे स्लिप। बेसिकली एक प्रूफ है पेमेंट का, जो हेल्प करती है एम्प्लॉयज को वो समझ पाए कि उनकी फाइनल सैलरी कैसे बनी है, क्योंकि मैंने तुमको बता दिया ना कि ये अमाउंट है, ये डिडक्शन है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा डिडक्ट करने के बाद मेरी इतनी बनी है ना। और ये प्रूफ रहेगा, सैलरी स्लिप मिलती भी है एम्प्लॉयज़ को तो प्रूफ रहती है उनको कि उनको पेमेंट इस हिसाब से मिली। कल को आपको कुछ भी कहीं और जॉब भी अप्लाई करते हो तो पे स्लिप वगैरह मांगते हैं एज अ प्रूफ कि आपने वहाँ काम किया हो, उन सब के लिए भी काम आती है, ठीक है। जैसे ये आपका इमेज है जिसमें आपने पे स्लिप देखनी है, क्या क्या लिखा रहता है? कोड नंबर, एम्प्लॉय का नाम, किस पोस्ट पे है, मंथ, किस मंथ की सैलरी की स्लिप है, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, मैनेजमेंट में हो, प्रोडक्शन में, कहाँ पे भी हो तुम, तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर, फिर अर्निंग बता देते हैं जिसमें तुम्हारा बेसिक पे मान लो 18,000 सेट किया था हमने, तो तुम्हारा 18,000 बेसिक पे है, तुम्हारा 5,000 DNS अलाउंस, तुम्हारा हाउस रेंट अलाउंस कंपनी दे रही है तुम्हें, मान लो वो तुमको देती है 4,000, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मान लो तुम्हें देती है 1,000, या अदर्स में तुम्हें कुछ 2,000 देती है, तो बताइए इन सबको जोड़ के तुम्हारी अर्निंग बन जाएगी। फिर वो डिडक्शन भी लगाएगी कि पीएफ में हमने आपका 2,500 ट्रांसफर किया, इनकम टैक्स में इतना पे किया, लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस जो भी है उसमें कितना कितना दिया वो सब तुम्हारा काट देगी। उसके बाद तुम्हारा जो इनकम बचेगा वो होगी तुम्हारी फाइनल सैलरी जो वो तुमको पे करेगी। तो इस तरीके से पे स्लिप तैयार होती है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड है आपके वेज का। दूसरा है रिकॉर्ड हम पेरोल के फॉर्म में भी रखती है कंपनी। पेरोल क्या होता है? पेरोल बेटा एक ऐसी शीट और रिकॉर्ड होती है जिसमें सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल होती है, मतलब एक की नहीं, स्पेसिफिक एक एम्प्लॉय की नहीं, सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें सारे एम्प्लॉयज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, हर एम्प्लॉय का कोड नंबर, हर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, हर एम्प्लॉय का बेसिक पे, अलाउंस, डिडक्शन, सब कुछ। मतलब मैं एक बार देख के सबका आइडिया लगा लूँगी कि इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है। जैसे ए में मैंने लिखा राम मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है। इसके अलावा सुरेश हो गया, ये मेरा एम्प्लॉय है, और संगीता हो गई, ये मेरी एम्प्लॉय है। तो मतलब इनका पूरा डिटेल रहेगा कि इनकी बेसिक पे किसकी किसकी कितनी है, डियरनेस अलाउंस किसका किसका कितना है, टीकला, मतलब सब कुछ, जिससे मैं सबका एक बार में देख के पता लगा दूंगी कि किसको मुझे कितना पे करना है। तो पे रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रिकॉर्ड है वेज का जो कंपनी सारे एम्प्लॉयज़ का एक जगह इकट्ठा रखती है, ठीक। और पे स्लिप पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय रहता है ना, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टाफ को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप भी किसी कंपनी में जाएंगे काम करने तो आप भी जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए मैम सैलरी के अलावा क्या हमें और कोई बेनिफिट्स मिलते हैं? तो यस, डेफिनेटली मिलते हैं। और चलो एक एक करके हम उन बेनिफिट्स को देखते हैं कि तुम्हें अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड बेसिक पे और क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो वो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? प्रोविडेंट फंड सुना होगा, पेंशन, इंश्योरेंस, पेड लीव्स। ये क्यों दिया जाता है मैम? ताकि तुम्हें मोटिवेट कर पाएँ, तुम्हारा ख्याल रख पाएँ। हम तुम्हारा एक ग्रुप इंश्योरेंस में, तुम्हारा हमने ग्रुप इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ का कराया, तुम भी उसके पार्ट हो, तो तुम्हें लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे सिक्योरिटी के बारे में सोच रही है अलग से। मतलब मैंने कराया है वो कराया होगा, लेकिन मुझे एज अ कंपनी का एम्प्लॉय भी इंश्योरेंस मिल रहा है, मुझे पीएफ में मेरा पैसा कटता जो मुझे बाद में मिलेगा, मुझे पेंशन मिलेगी, तो तुम खुश होगे कि नहीं होगे? मैम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, स्टाफ को अपार्ट फ्रॉम देयर बेसिक पे बेनिफिट्स वगैरह देती हैं। कौन कौन से बेनिफिट हैं? पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सुना होगा आपने, आपके घर में भी बोलते पीएफ कट रहा है, पीएफ कटता है। बहुत सब लोग मतलब एग्री भी करते हैं कि पीएफ कटना अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि यार हम तो नहीं सेव कर पाते, एटलीस्ट कंपनी के ही बिहाफ पे उधर चला जाता है, सैलरी से ही पहले कट जाता है, तो हमें लगता है चलो ठीक है कुछ सेव हो रहा है, क्योंकि हमारे हाथ पे आते ही हम उड़ाते हैं, बट वहाँ से वो सेफली चला जाता है। तो पीएफ मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके का ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होती है एम्प्लॉयज़ की। मतलब ये पैसा जो है तुम्हें जब तुम रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे
हर महीने सैलरी से कट के जुड़ता जाता है, तो जब तुम रिटायर होगे तब ये तुमको दे दिया जाता है, ये आप ये अपना पीएफ पकड़िए, ठीक है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन करता है वो एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, मतलब फिक्स परसेंटेज ऑफ सैलरी, बेसिकली यूजुअली कितनी थी 12%, हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 12% फिक्स सैलरी का 12%, जैसे तुम्हारी सैलरी मान लो 20,000 है, ठीक है, तो 20,000 का 12% कितना हुआ 2400, ठीक। तो 2400 एम्प्लॉयर 2400 एम्प्लॉय तुम्हारे पीएफ में पैसा डालेंगे, तुम्हारे नाम पे पीएफ अकाउंट खोल रखा होगा, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम है, तो वहां पे पैसा वो भेजेगी कि इतना इस एम्प्लॉय का पैसा है, ठीक है, हर महीने। अच्छा, एम्प्लॉयर क्या करता है, वो जरूरी नहीं है कि 2400 रुपए डायरेक्ट तुम्हारे खाली पीएफ में दे, वो दो जगह दे सकता है, पेंशन में भी डाल देता है कुछ अमाउंट और कुछ अमाउंट पीएफ में डाल देता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है 12%, बट हो सकता है वो पीएफ और पेंशन दोनों में डाले, तो 12% का ही कुछ हिस्सा उधर कुछ हिस्सा इधर, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। दिस मनी इज डिपॉजिटेड इन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलाया जाता है, वहां पे ये पैसा डाल दिया जाता है, ठीक है, एंड द टोटल अमाउंट कैन बी विड्रॉन आफ्टर रिटायरमेंट, और जब आप रिटायर हो रहे हो तो आप टोटल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक। इट हेल्प एम्प्लॉय बिल्ड अ फाइनेंशियल क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर, भाई तुम रिटायर हो रहे हो, अब तुम्हारे पास कोई जरिया तो है नहीं कमाने का, तो उस टाइम तुम्हारे ये पैसा बहुत काम आएगा। इन सम केस एम्प्लॉय कैन टेक एडवांसेस और लोन फ्रॉम द फंड फॉर हाउसिंग एजुकेशन, हाँ, और इसके अलावा तुम्हारा ये जो फंड है उसके अपार्ट, इसके बिहाफ पे तुम क्या कर सकते हो, लोन वगैरह भी ले सकते हो, उस फंड को गिरवी रख के एक तरीके से, मान लो एजुकेशन के लिए, मेडिकल नीड्स के लिए, ये एडवांस मिल जाएगा तुमको तुम्हारे पीएफ का ही, उससे तुम बाद में वापस कर देना, ठीक। तो प्रोविडेंट फंड बहुत अच्छी चीज़ है, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू है, और हर कंपनियां चाहे प्राइवेट और पब्लिक सबसे से जुड़ी रहती है, और इसमें अपना अकाउंट खुलवा के एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, और रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है ये भी, ठीक है, चाहे तुम गवर्नमेंट सर्विस में हो ना हो, तुम इसका पार्ट बन सकते हो। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, कि मतलब जब तुम रिटायर हो तो तुमको रेगुलर इनकम मिले, मतलब जैसे पेंशन नहीं पहले मिलती थी सरकार की तरफ से, वैसे ही पेंशन की तरीके से हो। इसमें क्या होता है, इसमें भी हर कंपनी कुछ हिस्सा मतलब तुमसे पूछेगी, विलिंगली तुमसे पूछेगी कि क्या आप नेशनल पेंशन स्कीम में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो, गवर्नमेंट की स्कीम में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो। अगर आपने बोला हाँ हम कराना चाहते हैं, तो तुम्हारे सैलरी का कुछ पोर्शन वो काट के इस स्कीम में जमा करवाएगी, ठीक है, इस अकाउंट में तुम्हारे पैसा जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम में, और यहाँ से तुम जो भी हर महीने अपना पैसा डालते रहते हो, कंपनी तुम्हारे ब्याह पे डालती रहती है, उसको क्या करते हैं ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इस पेंशन स्कीम में, जो भी पैसा होता है उसको म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट के या बॉन्ड्स वगैरह में लगाया जाता है, वो पैसा वहाँ से ग्रो करता रहता है, ठीक है। फिर जब तुम रिटायर होते हो तुम उसका 60% ले जा सकते हो अपने साथ, मतलब तुमको है कि यार मुझे 60%, मतलब तुमको है कि तुम विड्रॉ करा लो, और जो 40% होता है वो बंद जाता है, वो तुमको हर महीने पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, मतलब तुमको हर महीने पेंशन के फॉर्म में एक सैलरी के तरीके से जैसे मिलती थी सैलरी, वैसे ही तुम्हें पेंशन मिलेगी, हर महीने बंद जाएगा कि इतना अमाउंट आपको हर महीने मिलेगा। तो जैसे पेंशन मिलती थी वैसा ही अभी भी ये है, बट यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन है कि आप इनरोल कराना चाहो तो करा सकते, नहीं है इस ऑप्शनल, और नेशनल पेंशन स्कीम का लोग पार्ट बनते ही हैं क्योंकि इसका फ़ायदा है, पैसा जाएगा आपके बिहाफ पे, इन्वेस्ट होगा, ग्रो होगा, और अल्टीमेटली रिटायरमेंट के टाइम तुम 60% पूरा विड्रॉ कर सकते हो, 40% तुम्हारा बंद जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, हर मंथ तुमको एक तरीके की इनकम मिलने वाली है, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करते हैं पार्ट ऑफ देयर इनकम रेगुलरली ड्यूरिंग देयर वर्किंग ईयर्स, आफ्टर रिटायरमेंट दे रिसीव मंथली पेंशन फ्रॉम दिस अमाउंट, तो ये है आपका एनपीएस, ये एक बेनिफिट स्टाफ को मिलता है। नेक्स्ट इज ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ का ग्रुप इंश्योरेंस करा देता है, ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस करा देता है, और सारे एम्प्लॉयज़ मिलके इसका प्रीमियम भरते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, वन सिंगल पॉलिसी कवर ऑल एम्प्लॉयज़, एक सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, एक एक के अलग अलग खरीदने से अच्छा है हम सबको एक ही इंश्योरेंस के अंदर इनरोल करा दें। प्रीमियम सब लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, और जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सब लोग आपस में शेयर कर लेते हैं,
और पे करते हैं, एक पे आएगा नहीं। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय एंड देयर फैमिली इन केस ऑफ डेथ और इंजरी। जैसे एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो उस केस पे उसकी फैमिली को ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा। ये एक वन पॉलिसी है जिसमें सब लोग को प्रोटेक्शन मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस भी करा सकती है ग्रुप में, या फिर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करा सकती है कि कल को आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो कंपनी ने आपका ग्रुप इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको पे किया जाएगा, उसके लिए आपके एक्सपेंस बियर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा। जो एम्प्लॉयज लॉयल होते हैं, काफ़ी समय तक एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेचुटी देती है, एक लमसम पेमेंट देती है उन एम्प्लॉयर्स को एज अ रिवॉर्ड जो लंबे समय तक एक सर्विस दी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जब वो छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं या मिनिमम मान लो 5 साल का पीरियड लेते हैं, उसमें क्या करते हैं उनको ग्रेचुटी दी जाती है। ये ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर है। मतलब जब रिटायर हो रहा है, कोई रिज़ाइन कर रहा है या डेथ हो गई है, तो उसमें आप उसको एक थैंक यू बोनस देते हैं कि थैंक यू, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे और हमको सर्व किया। ठीक, तो ये सारे क्या है तुम्हारे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में है कि तुम्हें ये करने हैं। ठीक है, तो ये सब एक बार देख लेना, बहुत ही अच्छे हैं, आसान हैं और मोस्टली तुमने सारे सुने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि मैम ये बताइए कि हम छुट्टी ले सकते हैं कंपनी में। मतलब आपने ये तो बता दिया बेनिफिट्स ये हैं वो हैं, अब मुझे तो ये जानना है कि हमें छुट्टियां मिलती हैं तो फिर कैसे मिल सकती है, किस तरीके की मिलती है। देखो तुमको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया ना, छुट्टियां बहुत टाइप की मिलती है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में। तुम कल जाओगे ना तो कंपनी में ज्वाइन करोगे तो तुमको बहुत सारी छुट्टियां मिलने वाली है। कौन कौन सी मिलेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने जैसे तुम्हें बेनिफिट्स बता दिए कि तुम्हें ये बेनिफिट्स मिलेगा, तुम्हें ये बता दिया कि तुम्हारा पेमेंट किस हिसाब से डिसाइड हो सकता है, तुम्हें पे स्लिप दिखा दी तुम्हारी, तुम्हें बेनिफिट्स बता दिए। अब तुम ये तो कहोगे कि हर टाइम काम थोड़ी ना करेंगे, छुट्टी भी तो चाहिए मैम, तो छुट्टी बताइए कैसे कैसे मिलेगी। तो चलो देखते हैं। पहले तो कैजुअल लीव होती है। कैजुअल लीव मतलब महीने में एक छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, कैजुअल लीव है, देती है कंपनी और उसका पे नहीं करता है, पेड लीव होती है तरीके से। ठीक है, तो कैजुअल लीव इज शॉर्ट टर्म लीव टेकन फॉर पर्सनल रीजन लाइक फैमिली फंक्शन, अर्जेंट वर्क और इमरजेंसी। मतलब कोई इमरजेंसी हो गई, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, कोई पर्सनल रीजन है तुम्हारा जैसे फैमिली फंक्शन, इमरजेंसी, अर्जेंट वर्क, तो उसके लिए तुम शॉर्ट टर्म लीव ले सकते हो। एम्प्लॉयज़ को कितनी कैजुअल लीव अलाउ है मैम? 8 से 12 कैजुअल लीव अलाउ होती है एक साल में। मतलब एक साल में मान लो कुछ 12, मतलब एक महीने में तुम्हें एक लीव अलाउ होती है। ठीक है, इट मेंट फॉर शॉर्ट ब्रेक नॉट लॉन्ग वेकेशन, यानी कि लंबी छुट्टी पे निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है, लंबी छुट्टी पे नहीं निकलेंगे आप, शॉर्ट ब्रेक है। ठीक है, 12 कैजुअल लीव, मान लो 12 कैजुअल लीव है आपकी और आपको 2 दिन की लेनी पड़ी तो कट जाएगी, मतलब 12 ही मिलती है, बता दिया जाता है, तो तुम 12 में जितनी ले लो, या 8 मिलेंगी कैजुअल लीव, उसके बाद पैसा कटेगा। तो ये सब होता है कंपनी में। तो कैजुअल लीव हमने डिस्कस करी। ठीक है, इट इज़ मेंट फॉर शॉर्ट ब्रेक, द सैलरी नॉट डिडक्टेड फॉर दिस, इनके लिए सैलरी नहीं डिडक्ट होती, ये पेड लीव होती है। इट कैन बी टेकन फॉर अ हाफ अ डे इफ नीडेड, अगर तुम्हें आधे दिन की भी छुट्टी चाहिए तो भी तुम कैजुअल लीव ले सकते हो। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय सडनली हैज़ टू अटेंड अ वेडिंग और टू गो फॉर द अर्जेंट वर्क, दे कैन टेक 1-2 डेज ऑफ कैजुअल लीव आप ले सकते हो। बेसिकली आपकी 8 से 12 कैजुअल लीव होती है एक साल में, तो आप 8 से 12 कैजुअल लीव ले सकते हो। मान लो कोई फैमिली फंक्शन, तुम्हें 2 दिन की कैजुअल लीव चाहिए तो तुम ले लो, वो तुम्हारी डिडक्ट हो जाएगी उससे, और पेड रहती है, मतलब उसका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेडिकल और सिक लीव। कोई एम्प्लॉय बीमार हो गया, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, फिर क्या होगा? क्या उसको छुट्टी मिलेगी, क्या उसको निकाल दिया जाएगा? नहीं, छुट्टी मिलेगी। मेडिकल और सिक लीव दी जाती है एम्प्लॉयज़ को अगर वो फिजिकली अनफिट हैं। ये इंश्योर करता है कि भाई हम एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं, तो तुम रिकवर हो जाओ, रेस्ट ले लो, फिर जब आप रिकवर हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। हाँ, ऐसे निकाल नहीं देंगे। अब मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लेते हैं एज अ प्रूफ कि भाई तुम नाटक तो नहीं कर रहे हो, तुम प्रूफ दे दो, मेडिकल सर्टिफिकेट ले आओ डॉक्टर से कि तुम्हें सही में कोई बीमारी हुई है और लंबे छुट्टी पे जा रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। बेसिकली कोई एम्प्लॉय है जिसको कोई रिस्की मटेरियल के साथ काम करता है, मान लो केमिकल मशीनरी इन सब के साथ, उसको चोट लग गई है, तो उसमें हम उसको छुट्टी दे देंगे। जनरली एम्प्लॉय कैन टेक अप टू 28 मंथ्स ऑफ मेडिकल लीव इन टोटल डिपेंडिंग ऑन कंपनी रूल। कंपनी रूल पे डिपेंड करता है, जनरली 28 महीने की छुट्टी ले सकता है, मेडिकल लीव ले सकता है टोटल।
जब तक वो कंपनी में है उस दौरान तक, जब तक सर्व कर रहा है, तब तक वो 28 मंथ की मेडिकल लीव पे जा सकता है। जैसे कोई डेंगू है, उसको 10 दिन की छुट्टी चाहिए रिकवर के लिए, तो वो मेडिकल लीव ले सकता है, डॉक्टर का नोट सबमिट करना होगा बस। तो ये तो लिमिट है कितनी ले सकता है। बस तुम ये याद रखना कि कोई भी एम्प्लॉय है वो बीमार हो गया, उसको छुट्टी चाहिए, तो 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन और अप टू 28 मंथ तक की वो मेडिकल लीव ले सकता है। ठीक है, बीमारी के टाइम। अर्न लीव क्या होती है? अर्न लीव बेसिकली वो लीव होती है जो एम्प्लॉय अर्न करता है फॉर द नंबर ऑफ डेज दे हैव वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है कि मंथ वाइज कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को 2 अर्न लीव देंगे, मतलब 2 लीव ऐसी देंगे जिसमें वो, इसका पेमेंट मतलब पेड लीव होगी और वो उसने कमाई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत के साथ, 1 महीना काम करने के साथ। तो मैंने 2 अर्न लीव दी रखी है, तो ये उसमें मिलती है। इट्स अ काइंड ऑफ पेड लीव विच एम्प्लॉय कैन यूज फॉर लॉन्गर ब्रेक सच एज वेकेशन। तो मैंने जैसे फिक्स कर रखा है कंपनी ने कि मंथ में हम 2 अर्न लीव देंगे एम्प्लॉय को। ठीक है, अब तुम चाहो तो 2 अर्न लीव को उस महीने में लो या ना लो और कैरी फॉरवर्ड करा दो। फिर जैसे तुम्हें लग रहा है कि हम गर्मी की छुट्टी में जाएंगे तो हम अपनी अर्न लीव जो भी थी वो वहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे, कंपनी अलाउ कर देती तो आप ले सकते हैं वहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा दिन की। ठीक है, सो एम्प्लॉय अर्न सर्टेन नंबर ऑफ लीव डे फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। यूजुअली 30 डेज की अर्न लीव दी जाती है पर ईयर। ये लीव जो है वो खट्टा करवा सकते हो। जैसे तुमने सोचा कि मैं इस साल मुझे कहीं नहीं जाना, तो मुझे 30 दिन की अर्न लीव नहीं चाहिए, अगले साल मुझे जाना है, तो तुम अगले साल को कैरी फॉरवर्ड करा लेना इस 30 दिन की छुट्टियां को, अर्न लीव को, जिसका तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब तुम्हें ज़रूरत हो तुम चले जाना, या फिर तुम्हें कभी ज़रूरत नहीं लगती तो जब तुम रिटायर हो ना तो इसका पैसा ले लेना कि मैंने इतने दिन तक काम किया है। ठीक है, वो अर्न लीव थी तब भी मैंने काम किया है और मैंने छुट्टी नहीं ली है उसकी, तो मुझे उस अर्न लीव का पैसा दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मैटरनिटी लीव। बेसिकली ये लीव फीमेल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है उनके चाइल्ड बर्थ और मिसकैरेज के टाइम। ठीक है, उनको रेस्ट के लिए बेसिकली अप टू कितने टाइम तक का देंगे? 6 मंथ तक दे सकते हैं। और मिसकैरेज है या अबॉर्शन है तो 45 डेज की लीव अलाउड है। ठीक है, तो वुमेन्स को दी जाती है ये लीव, तो ये फीमेल्स के लिए है। विथ लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड। सैलरी मैम मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी, फुल पे दिया जाएगा और कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या आपके पैसे कटे? नहीं कटेंगे, पूरी आपको पैसे मिलेंगे, 6 महीने तक की अलाउड है। पैटर्निटी लीव बेसिकली मेल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, ये फीमेल के लिए। ये पैटर्निटी लीव मेल एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जब उनका मतलब ऑफकोर्स उनका बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी हुई है, ठीक है, उनके चाइल्ड के बर्थ पे, ताकि वो अपनी वाइफ का ख्याल रख पाए, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह पाए। तो कम से कम 15 दिन की उनको भी दे दी जाएगी और डिलीवरी से पहले और उसके बाद आप ले सकते हो, मतलब आप अरेंज कर लेना जिस हिसाब से आपको चाहिए। लेकिन चाइल्ड बर्थ के विदिन 6 मंथ। तुम ये सोचो तुम्हारा बच्चा 6 महीने के ऊपर हो गया, अब तुम बोलो मुझे पैटर्निटी लीव चाहिए, तो वो तुमको नहीं मिलने वाली। ठीक है, और पूरी सैलरी मिलेगी तुम्हें भी कोई छुट्टी उट्टी नहीं काटी जाएगी तुम्हारी। ठीक है, सैलरी पूरी मिलेगी। मैं मम्मी को बता रही हूँ, हमें नहीं चाहिए। आगे फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट इज स्टडी लीव। स्टडी लीव क्या होता है बेटा? जैसे कोई एम्प्लॉय वो पढ़ना चाहता है या ट्रेनिंग लेना चाहता है किसी प्रोफेशनल टेक्निकल फील्ड में, उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा है कि भाई ये सीख गया तो हम इसको सीनियर पोस्ट पे डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टडी लीव दे देते हैं कि ठीक है आप कोर्स करिए और आइए अच्छी पोस्ट पे हमें ज्वाइन करिए, हमें सपोर्ट करिए और टैलेंट लेके आइए, स्किल डेवलप करिए, हमारी कंपनी को आगे लेके चाहिए। तो दे देती है कंपनी। कब तक की देगी? 2 साल या फिर कभी कभी 3 साल तक की छुट्टी मिल सकती है। सैलरी जो है वो मिल भी सकती है, आधी भी मिल सकती है या पूरी भी मिल सकती है, डिपेंड करती है कि कंपनी का क्या रूल है। लीव विदाउट पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मतलब वो लीव जो तुमने ले ली है और उसके लिए तुम्हें पे नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी कोई छुट्टी बची नहीं थी, है ना। जैसे कैजुअल लीव थी, अर्न लीव थी, वो सब तुम ले चुके हो, अब तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं बची है, फिर भी तुम्हें छुट्टी चाहिए तो ले लो। यहाँ पे तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं दिए जाएंगे कि तुमको कैजुअल लीव और अर्न लीव की तरह हम पे करेंगे इस लीव का, नहीं, इसका पैसा कटेगा आपका। और आपको लिख के नोटिस या एप्लीकेशन देनी होगी एम्प्लॉयर को कि आपको छुट्टी चाहिए। पर्सनल रीज़न, इमरजेंसी जिसके लिए भी आपको लेनी है आप छुट्टी ले सकते हो। तो यहाँ पे पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपने अपनी पेड लीव इंजॉय कर ली है, फिर भी आपको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले लो, बट सैलरी आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो इतनी तरीके की छुट्टी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो। कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी, पैटर्निटी,
स्टडी एंड लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे मतलब छुट्टी ले लिए सारी छुट्टियों के बाद भी तो अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, सो ये सारी छुट्टियां थी जो हमने देखी कि कौन सी लीव्स मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को, कौन सी आपको मिलेंगी आपके टाइम पे, तो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा चैप्टर, क्योंकि चैप्टर बेसिकली पूरा रेम्यूनरेशन पे है कि कल को तुम जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में तो तुम्हें किस हिसाब से पे किया जाएगा, उसके मेथड क्या होंगे, तुम्हें कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे वहाँ पे, तुम्हें कैसे कैसे छुट्टियाँ मिलेंगी, सब कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहे आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में जो भी है वीडियोस को शेयर किया करो, वीडियो को लाइक करो, इससे पहले वाले चैप्टर्स को रिवाइज करो। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।